हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक कार्य के साथ। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं, अर्थात उस वस्तु पर धक्का लगाते हैं अपन या उसको खींचते हैं, तो वो वस्तु अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाए तो क्या कहा जाता है कि कार्य किया गया है। जैसे मान लो ये वस्तु है, यहाँ पर स्थिति ए पर है, कोई बल लगाया और इसको खिसका के यहाँ तक पहुंचा दिया गया पोजीशन बी पर, तो क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर कार्य किया गया है। बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल अपन ने पहले पढ़ लिया। शुरुआत का जो टॉपिक था सदिशों का, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हमेशा ही किसे डिनोट किया जाता था? किया जाता है डॉट से ही डिनोट किया जाता है। तो W इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य के लिए सबसे आवश्यक जो शर्त यह है कि आप जब बल लगाते हो तो उस वस्तु या पिंड में विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया कार्य जीरो होगा। अब यहाँ पर देखें कि मान लो आपने पास एक ये क्षैतिज तल है, इस पर कोई वस्तु रखी है, ये पोजीशन पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और उस पर जो कोई बल लग रहा है वो F लगाया जा रहा है, ठीक। तो F का जो परिणामी बल है, F जो परिणामी बल है, इसको अपन दो घटकों में तोड़ेंगे, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक तो होगा इधर जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हुई है और उसको कोस थीटा के पदों में तोड़ेंगे, और ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा के पद में। तो जो क्षैतिज घटक है वो तो F कोस थीटा और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो F साइन थीटा। तो और जो बल लगा रहे हैं अपन, जो परिणामी बल है F, वो क्या कर रहा है? क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपने दो घटकों में तोड़ लिया, F कोस थीटा और F साइन थीटा, और बल के परिणाम स्वरूप जो वस्तु थी वो विस्थापित होकर कहाँ आ गई? बिंदु बी पर पहुंच गई है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो सूत्र क्या होता है? क्या कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है यहाँ पर? देखो बल कितना है, ये घटक तो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इधर है, साइन थीटा की तरफ तो विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो बल का घटक है साइन थीटा, ये तो शून्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बल F कोस थीटा। तो यहाँ लिख दिया अपन ने F कोस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा? D, यानी D क्या है यहाँ पे? विस्थापन है। तो F D कोस थीटा। तो W इक्वल टू F डॉट D। ये अपन ने दो सदिशों के अदिश गुणनफल में पढ़ा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके द्वारा लिखा जाता है? डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। और जब ये डॉट हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ये कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो W बराबर F डॉट डी या W बराबर F डी कोस थीटा। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखो इसी सूत्र से अपन एक जूल की परिभाषा निकालेंगे। ये जो सूत्र है W बराबर F डी से एक जूल की परिभाषा निकालेंगे। सपोज करो F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो अगर मैं यूं कहूं कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल। यानी कोई वस्तु है, देखो इस सूत्र के अंदर ही अपन ने किया है, W बराबर F डी है, F का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। और अगर किसी भी भौतिक राशि के जैसे 1 जूल, 1 ओम, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछे तो आपको ये जरूरी है कि आपको उसका सूत्र याद होना जरूरी है। और सूत्र याद है तो आप जहां जहां उस सूत्र में है ना, जो भी राशियां दी गई उनकी जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो और उनके मात्रक लगा दो, ठीक है। तो अब अगर 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वो वस्तु अगर 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल कहलाएगा। अब देखो मात्रक कैसे निकालें? कार्य का मात्रक निकालने के लिए अपने को क्या करना है? एक तो बल का मात्रक चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि देखो सूत्र में F है, फोर्स, यानी कि बल का मात्रक चाहिए। फिर है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन का मात्रक चाहिए।
एमकेएस पद्धति में अगर बात करें कार्य के मात्रक की, तो बल का मात्रक तो क्या हो गया, न्यूटन, क्योंकि एमकेएस पद्धति का जो संशोधित रूप है वही तो एसआई पद्धति है, तो बल का मात्रक तो न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, और इन दोनों का गुणनफल है जो क्या कहलाता है, जूल। यानी कि कार्य का एसआई मात्रक मान सकते हो आप, या एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल। सीजीएस पद्धति में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस का तात्पर्य क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में अपन ने पीछे पढ़ा था कि बल का मात्रक क्या होता है, डायन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सूत्र में बल है, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, डायन। विस्थापन, विस्थापन क्या एक प्रकार से दूरी तो है, न्यूनतम दूरी तो है, और दूरी या विस्थापन का मात्रक सीजीएस में कितना होता है, सेंटीमीटर। देखो ये लिखा हुआ सी यानी सेंटीमीटर, डायन गुणा सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, अर्ग। यानी कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग, और एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या लिखेंगे, जूल। अब इसकी विमा, कार्य की विमा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आपको अगर बल की विमा ज्ञात है तो बल की विमा अपन ने पीछे निकाल ली, m1L1T-2, m1L1T-2। साथ में क्या विस्थापन यानी कि लंबाई है, तो लिख दिया l, तो l की एक घात तो ये हो गई, एक ही हो गई, तो l की घात कितनी हो गई, 2 हो गई, तो m1L2T-2। अब देखो जूल तथा अर्ग में संबंध, जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। सूत्र था अपना W बराबर एफ डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो मैंने कहा था कि अपन कैसे लिखेंगे, एक एक की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा की तरह, एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। अब न्यूटन की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखा है देखो, एक जूल की जो परिभाषा अपन ने निकाली थी वो यहाँ से निकाली थी कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वो वस्तु क्या हो जाए, 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो वो किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 जूल कहलाता है। ये निकाला था, यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। अब न्यूटन को भी एमकेएस में देखो, न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, ये तो होता है। ऐसा ही मात्रक तो अपन न्यूटन लिखा, और वैसे इसको कैसे ज्ञात करेंगे, एम ए, यानी कि एम का मतलब क्या, द्रव्यमान, यानी कि किलोग्राम, गुणा ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण का मात्रक अपन ने निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन की जगह तो क्या लिख देंगे अपन, किलोग्राम, 1 न्यूटन तो 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया 1 न्यूटन की जगह, गुणा में क्या है 1 मीटर, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो 1 मीटर। अब अपन क्या कर रहे हैं, जूल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि जूल तो एक प्रकार से एमकेएस पद्धति में है, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई पद्धति में, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस पद्धति में कर रहे हैं। और सीजीएस पद्धति में करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, गुणा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। बस यहाँ पे साथ में लिख दो किलोग्राम, और यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर, बटा में सेकेंड है तो इसका ऐसे कैसे लिख दो, सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि एस यानी सेकेंड तो आता है, गुणा में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब देखो 10 की घात 3 तो ये हो गई, और 10 की घात 2 ये हो गई, तो कितनी होगी, 10 की घात 2। ऊपर क्या है, किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं, ग्राम, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, और बटा में क्या है, सेकेंड स्क्वायर, और गुणा में क्या है, 100 सेंटीमीटर। अब ये 10 की 2 घात, सॉरी 10 की घात 3 और 2 ये 5 हो गई, 10 की घात 5 है, 10 की घात 2 ये है, तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 7। ठीक है, किलोग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर,
और गुणा में क्या है सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, ये CGS पद्धति में होता है डायन। क्या होता है डायन। तो क्या लिखेंगे 10⁻7 डायन, यानी कि ये जो ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर है, ये CGS पद्धति में लिखा हो, जैसे C का मतलब तो सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। और CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है डायन होता है, यानी कि ये तो हो गया डायन 10⁻7 डायन, और गुणा में कितना है सेंटीमीटर। और ये डायन सेंटीमीटर क्या होता है अर्ग होता है, तो हो गया 10⁻7 अर्ग, यानी 1 जूल में कितने अर्ग हो गए 1 जूल में 10⁻7 अर्ग हो गए। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। देखो तो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब देखो किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य कार्य है, इसका कैसे पता लगाएंगे। तो देखो अपने पास जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जैसे मान लो ये कोई अपना धरातल है, इस पे वस्तु रखी हुई है, ये अगर मैं इसके ऊपर बल लगाऊं इस दिशा में बल लगाया और ये इसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाए, मान लो यहाँ आ गई है, पहले ए पर थी और ये आ गई बी पर, तो अपने को पता है कि एफ की दिशा भी इधर ही है, लगाया गया बल भी इधर ही है, और जो विस्थापन है डी वो भी इधर ही है, दोनों की दिशा कैसी है समान है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक कार्य कहलाएगा, यानी कि वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु में विस्थापन दोनों की दिशा समान है, तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा धनात्मक। कैसे, सूत्र अपने पास ये होता है W बराबर एफ डी कोस थीटा। ठीक है, W बराबर एफ डी, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा का मतलब बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो बल तो इधर ही है और इधर ही विस्थापन है, यानी कि बना गया कोण कितना इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह क्या लिखें 0 डिग्री, यानी कि एफ डी कोस 0। चूंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से W का मान क्या आ जाएगा एफ डी, यानी कि इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है अधिकतम होता है, W मैक्सिमम इक्वल टू एफ डी। तो किया गया कार्य अधिकतम हो गया W मैक्सिमम इक्वल टू एफ डी। किस अवस्था में, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा एक ही हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। और कितना होता है, कैसा होता है, अधिकतम होता है। अगली बात करें ऋणात्मक कार्य। सपोज करो इस वस्तु पर इधर बल लग रहा है और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, यानी कि डी इधर है, डिस्प्लेसमेंट है ना इधर है, तो किया गया कार्य कैसा होगा ऋणात्मक, यानी कि थीटा का मान कितना आएगा यहाँ पे दूसरी अवस्था में, जब बल तो इधर लग रहा है एफ और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, यानी कि थीटा कितना होगा, देखो इधर ऐसे थीटा बनाए तो कोण कितना बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। तो रखो सूत्र में W बराबर एफ डी कोस 180, चूंकि कोस 180 या कोस पाई का मान कितना होता है कोस में माइनस का 1 होता है, तो W बराबर क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का एफ डी, यानी कि इस अवस्था में जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा एकदम विपरीत हो या प्रति समांतर हो, तो किया गया कार्य कैसा होगा न्यूनतम होगा, और वो कितना होगा ऋणात्मक होगा। तीसरी अवस्था पढ़ेंगे अपन शून्य कार्य। शून्य कार्य कैसे होगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। सपोज करो ये वस्तु अपने पास, अपन ने इस पर इधर बल लगाया F और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। इस अवस्था में इस वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा शून्य होगा। कैसे, देखो W बराबर एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे 90 डिग्री, तो कोस 90, कोस 90 का मान
जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W बराबर जीरो, यानी किया गया कार्य कैसा होगा, जीरो होगा। किस अवस्था में, पहली अवस्था तो आपको याद रखनी है कि लगाया गया बल और विस्थापन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो किया गया कार्य कैसे होगा, शून्य। दूसरी अवस्था, अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल ही शून्य है, किसी वस्तु पर अगर लगाया गया बल शून्य है तो किया गया कार्य कैसा होगा, जीरो होगा। कैसे, देखो यहाँ पे F का मान रखेंगे जीरो, तो जीरो को किसी से भी गुणा करो आप क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और तीसरी जो अवस्था होती है इसके अंदर, अगर विस्थापन वस्तु में हो रहा हो जीरो, मान लो बल तो आप लगा रहे हो लेकिन वस्तु खिसकी नहीं, विस्थापन नहीं हुआ, तो उस अवस्था में भी क्या होगा, किए गए कार्य का मान कितना होगा, जीरो होगा, जो क्या कहलाएगा, शून्य कार्य। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे धनात्मक कार्य का तो एग्जाम्पल सीधा सही है कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो, मान लो किसी वस्तु को खींच रहे हो, जैसे मेरे पास ये पेन है और इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इधर बल लगा रहा हूँ ऐसे मेरी तरफ, और ये पेन इधर ही आ रहा है, तो इसका मतलब किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक कार्य, क्योंकि यहाँ पर जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ है। ऋणात्मक कार्य कैसे होगा, मान लो जब वस्तु को घर्षण वाले तल पर खींचा जाता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो भार को उठा रहा ऊपर की ओर, उसने भार को उठा लिया ऊपर की ओर, तो किया गया कार्य व्यक्ति द्वारा जब बल लगता है तो यानी कि व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य तो कुछ न कुछ होगा, यानी धनात्मक कार्य हो गया। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि जब एक व्यक्ति किसी भार को उठाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, सपोज करो ये भार है, इसको व्यक्ति ऊपर बल लगाया, व्यक्ति ने इसको ऊपर ले गया यानी यहां ले गया, तो व्यक्ति के द्वारा बल लगा F, यानी F हम लिख दें, यानी कि फोर्स बाय मैन, तो किया गया कार्य कुछ न कुछ होगा, ठीक है। दूसरी अवस्था में अगर बात करें कि एक व्यक्ति है और इस बल को उठा रहा है ऊपर ही, यहां ले गया, लेकिन गुरुत्वीय बल, अब आपको पता है गुरुत्वीय बल है, इसका मतलब बल किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा गुरुत्वीय बल। तो देखो अलग अलग हो गए ना, गुरुत्वीय बल तो नीचे लग रहा है और विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। और शून्य कार्य कब होगा, जैसे आपको कोई कह दे कि भाई चलो ये 10 किलो का पत्थर है ना और इसको अपने सर पे रख लो और खड़े हो जाओ, तो उस अवस्था में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, देखो दो अवस्थाएं हैं, एक तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाना तो कार्य है, लेकिन उसको ऊपर उठा के एक स्थिर अवस्था में आना कार्य नहीं है। तीसरा क्या होगा, मैं कह दूं कि भाई चलो इसको दीवार को धक्का लगाओ और आप लगाने लगे, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहे हो और फिर आगे मेरे पास कहते हो सर हमने तो बना बहुत सारा काम कर दिया, सुबह से दीवार को धक्का लगा रहे, बहुत सारा कार्य किया आपने। नहीं, कार्य तभी होगा जब उस दीवार के अंदर विस्थापन हो जाए, यानी कि अगर दीवार अगर खिसक जाती है तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा, वरना कार्य जीरो होगा। तो सीधी सी बात है, दीवार खिसकेगी नहीं, यानी कि आप बल तो उसके ऊपर लगा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहे हो, लेकिन दीवार के अंदर विस्थापन नहीं हुआ, वहां से वो खिसकी नहीं, इसका मतलब किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। तीसरी अवस्था आती है कि किसी वस्तु पर ही बल ही नहीं लगा रहे हो आप, यानी कि आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, तो किया गया कार्य वैसे ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।